एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 5 है ये, जिसका नाम है जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 5 है ये और बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार एग्जाम में तो अभी नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन आपके फाइनल पेपर में इन चैप्टर को पूछा जाएगा। नाम है इसका जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जनजातीय क्या होता है। जनजाति वैसे लोग, वैसे समुदाय, वैसे समाज को कहते हैं जो जंगलों में बसते हैं, जिसे हम आदिवासी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब होता है ऐसी जाति, ऐसा समाज, ऐसे लोगों का ग्रुप, आप कह सकते हैं ग्रुप भी कह सकते हैं, जो एक जगह पे नहीं रुकते हैं। वो अपने जीवन यापन को चलाने के लिए, अपने आजीविका को पाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ऐसे लोगों को हम खाना बदोश कहते हैं। और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में भी जान लेते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमने जब से इतिहास पढ़ना शुरू किया तब से हम लोगों को पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो घूम घूम कर भी अपना जीवन चलाते थे, एक जगह बसे हुए भी थे, एक जगह बस के भी अपना जीवन चला रहे थे। तो इन्हीं चैप्टर्स के अंदर हमें इन्हीं पॉइंटों के बारे में पढ़ना है कि जनजातियां क्या होती है, खाना बदोश क्या होते हैं और एक जगह पर बसे हुए समुदाय से आप क्या समझते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 5, जिसका नाम है जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है? सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। परे मतलब अलग, परे मतलब बाहर। मतलब जो बड़े बड़े शहर होते हैं, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, बैंगलोर है, बहुत और भी बड़े बड़े शहर हैं। इन सब से अलग एक अलग समाज में रहने वाले जो जनजातीय समाज हैं, जो आदिवासी समाज है, जो जंगल में रहने वाला समाज है, उसके बारे में जानेंगे। उस समय दूसरे तरह के समाज भी मौजूद थे। उपमहाद्वीप में कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों, कर्म कांडों को नहीं मानते थे। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं शहरों की, तो शहरों में जो समाज था, जो शहरों में जीवन यापन चल रहा था, जो शहरों में नगरीकरण हो रहा था, इसके अलावा गांव में रहने वाला भी समाज था, जंगलों में रहने वाला भी समाज था, घुमक्कड़ समाज भी था, खाना बदोश समाज भी था और ये आदिवासी समाज भी था। ऐसा नहीं है कि सारे समाज के लोग शहरों में रहते थे, सारे समाज के लोग शहरों में नहीं रहते थे। समाज के जंगल में भी समाज था, जिसे हम आदिवासी लोग कहते हैं। खाना बदोश लोगों का भी अपना एक समाज था। एक जगह पर टिक के रहने वाले लोगों का भी समाज था, गांव में रहने वाले लोगों का भी समाज था, कस्बा था, शहरों में रहने वाले लोगों का भी समाज था। तो जब लोग शहरों में रहते थे, इसका ये मतलब नहीं है कि लोग गुफाओं में नहीं रहते थे, पहाड़ों पर नहीं रहते थे, जंगलों में नहीं रहते थे। हर जगह पर अपने हिसाब से उनकी अलग संस्कृति थी, अलग समाज था। देखिए, अब क्या होता है ना कि ये जो आदिवासी लोग थे, ये जो जंगलों में रहते थे, जिन्हें हम जनजातीय समुदाय के लोग कहते हैं ना, ये ब्राह्मणों के द्वारा सुझाए गए कर्म कांडों को नहीं मानते थे। देवी देवताओं की पूजा हम हिंदुओं की तरह नहीं करते थे, ये हम लोग की तरह संस्कृतियों में बिलीव नहीं करते थे। इनकी अपनी एक अलग संस्कृति थी, अलग मतलब धर्म नहीं कह सकते, अलग पूजा पाठ करने का तरीका था। वे अलग अलग और असमान वर्गों में विभाजित थे। ये जो जंगल में रहने वाले जनजातीय समुदाय थे, ये अलग अलग तरीकों से बटे हुए थे। अक्सर ऐसे समाजों को हम क्या कहते हैं? जनजातीय समाज या समुदाय कहते हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि जनजातीय समुदाय या समाज किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे ऐसा समाज जो शहरों की चकाचौंध से दूर जंगलों में, पहाड़ों पे अपने जीवन को चलाता है, अपने अलग समाज को बनाता है और ब्राह्मणों के द्वारा बताए गए कर्म कांडों में जो विश्वास नहीं रखता है। अपनी उसकी अलग संस्कृति है, अपने उसके अलग देवी देवता है, उसके अपने पूजा पाठ करने के तरीके हैं। ऐसे समुदाय को, ऐसे लोगों को जनजातियां कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है जनजातीय लोग कौन थे। अभी मैंने आपको जनजातीय समुदाय के बारे में बताया है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जनजातीय कौन थे। ये जनजातीय लोग क्या थे, कहाँ रहते थे,
कौन थे, कैसे अपना जीवन यापन चलाते थे। तो देखिए, समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। जितने भी लोग हमारे देश में बाहर से घूमने आते थे, जितने भी लोग भ्रमण करने आते थे, टूर करने आते थे, चीजों को समझने या जानने आते थे, या फिर जो इतिहासकार हैं, वो जो है वो जनजातीय समुदाय के बारे में ज्यादा विस्तार से बताया नहीं ना। इसलिए बताया क्योंकि ये तो जंगलों में रहते थे, और ये अपने जंगलों में पहले किसी को आने भी नहीं देते थे। आज तो चलो बहुत हद तक ये सब चीजें सही हो गई है। पहले ये अपने जंगलों में किसी को एंट्री नहीं लेने देते थे, तीर कमान भाला से उसको रास्ते में खत्म कर देते थे, मार देते थे। तो पहले ये जो जंगली लोग थे, अब जंगली मतलब जंगल में रहने वाले लोग, ये बहुत ही ज्यादा आतंकित रहते थे। उनको बाहर के लोग पसंद नहीं थे, उनकी संस्कृति में किसी का छेड़ाछाड़ी पसंद नहीं था, किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं था। इसलिए जब भी बाहर के लोग आते थे ना, तो उसको या तो बाहर से ही भगा देते थे, या फिर उसको तीर कमान भाला से मार के खत्म कर देते थे। तो कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। जो आदिवासी समुदाय के लोग थे, उनके पास भी कोई लिखित दस्तावेज नहीं था। अब जंगल में कौन पढ़ता है यार। तो जंगल में ज्यादा इनके पढ़े लिखे होने की संभावना बहुत कम थी, इसलिए इनके द्वारा लिखा गया दस्तावेज, पेपर कागज बहुत कम मिलते हैं। आज के इतिहास का, जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे। मतलब पहले की जो संस्कृति है, जो लिखी हुई चीजें है, या जो सुनी सुनाई चीजें हैं, इनके ऊपर ही आज के इतिहास का, आज के हिस्ट्री को लिखने वाले लोग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जनजातीय लोग भारत के हर क्षेत्र में पाए जाते थे। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो जनजातीय समुदाय के लोग थे, जो आदिवासी थे, जो जंगलों में रहने वाले लोग थे, वो सिर्फ और सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि झारखंड में थे, छत्तीसगढ़ में थे, बिहार में थे। नहीं, ये भारत के लगभग लगभग सभी राज्यों, प्रांतों, कस्बों, गांवों में पाए जाते थे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी आबादी थी उस समय जो जंगलों में निवास करती थी, जंगलों में रहती थी, और जंगलों में रहने वाले लोगों को हम आदिवासी कहते हैं या जनजातीय समुदाय कहते हैं। ये आप याद कर लीजिए। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाके पर भी नियंत्रण था। अब याद ध्यान से समझिए कि कुछ ऐसे भी खानाबदोश लोगों की तरह जनजातीय समुदाय थे जिनका बड़े बड़े इलाकों पे अधिकार था। उन्होंने उस पे अपना राज्य की तरह उस पे अधिकार जमा रखा था। देखिए, जैसे पंजाब में हम खोखर जनजाति की बात करें, तो 13वीं और 14वीं सदी के दौरान ये बहुत प्रभावशाली था। एक नंबर का प्रश्न याद रखिएगा, पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी में, मतलब कि उस समय के दौरान ये बहुत शक्तिशाली था। यहां बाद में गक्खर लोग, गक्खर जितने भी मैंने अभी तक नाम लिया, चाहे वो खोखर हो या गक्खर हो, ये सभी आदिवासी समुदाय के नाम हैं। तो गक्खर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गक्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। याद रखिएगा कि ये जो बाद में गक्खर थे, जिनका नाम था कमल खान गक्खर, ये इतने बड़े आदिवासी समुदाय के नेता हुआ करते थे या मुखिया हुआ करते थे कि उस समय का जो बादशाह अकबर था, वो उन्हें एक प्रकार से राज्य के रूप में ट्रीट करता था, उनको एक राजा का उपाधि दिया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने पर पहले लंगा और बाद में अर्धुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। अब मुल्तान और सिंध, ये सब पहले भारत का हिस्सा था। आज जो हमारा भारत आपको दिख रहा है, भारत ऐसा नहीं था। भारत बहुत बड़ा था। ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये जितने भी इलाके हैं ना, ये सब भारत के अंदर ही आते थे। तो यहाँ पे देखिए, मुल्तान और सिंध में जब मुगलों द्वारा इस पे आक्रमण करके इसको अपने अधीन में कर लिया गया, तो यहाँ पे लंगा और अर्धुन, ये दोनों जनजातीय समुदाय का नाम है। इनका प्रभुत्व बहुत ही अलग, अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर हो गया था। तो हमारा अगला पॉइंट कहता है कि जो खाना बदोश लोग थे। अभी देखिए, हमने अभी तक जो भी बातें किया है वो जनजातीय लोगों के बारे में बात किया है। देखिए, पहले के स्लाइड में हमने जनजातियां ही था, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये हमारा जनजातियां है, तो जनजातियों के बारे में बात किया है। लेकिन अब हम बात करेंगे खाना बदोश के बारे में। तो खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे, मैंने आपको पहले, जब मैं आपको चैप्टर शुरुआत किया था तभी बताया था कि खाना बदोश का मतलब होता है वैसे लोग जो एक जगह से दूसरे जगह तक घूमते रहते हैं।
अपने जीविका को पाने के लिए, अपने पेट को पालने के लिए, खेती करने के लिए, गाय भैंसों को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? घुमंतु लोग भी कहते हैं। तो अब हमारा पॉइंट ही कहता है खानाबदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे, ये अपना जीवन कैसे चलाते थे, इसके बारे में समझते हैं। खानाबदोश जो लोग थे वो चरवाहे और जानवरों के साथ साथ दूर तक घूमते थे। ये जितने भी लोग थे ना, अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक जानवरों को चराने के लिए लेके जाते थे, और उनका जीवन इन्हीं जानवरों के दूध को बेचकर चलता था। वो अपने पेट को पालने के लिए अपने इन्हीं मवेशियों के दूध को बेचा करते थे, और अन्य पशुचारी उत्पादों पर वो निर्भर थे। वो खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। जहां भी वो जाते थे, जहां भी रुकते थे, उनके साथ वो अनाज का खरीद बिक्री करते थे, कपड़े का खरीद बिक्री करते थे, बर्तन का खरीद बिक्री करते थे, और इन्हीं चीजों के ऊपर उनका जीवन चलता था। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का भी काम करते थे। ढुलाई का काम होता है कि जैसे आपको पता होगा कि गधों के ऊपर जो गधा होता है, जो खच्चर होता है, जिसे हम डंकी कहते हैं या ऐस कहते हैं, उनके ऊपर भारी भारी सामानों को रख के एक जगह से दूसरे स्थान तक हम ले जाते हैं ना, इसी को कहते हैं धुलाई। तो उस समय के लोग अपने जानवरों के माध्यम से चीजों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का भी काम करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए सामानों की खरीद फरोख्त भी करते थे। जब भी ये खानाबदोश लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, तो कुछ ना कुछ वहां से खरीद के वहां बेचना, वहां से खरीद के यहाँ बेचना, ताकि इनका इनकम और व्यापार और इनका जीवन चलता रहे। इन्हीं सब चीजों पर खानाबदोश लोग का जीवन चलता था। जब बात करते हैं बंजारा लोग जो थे, बंजारा भी याद रखिएगा, राजस्थान का ये भी एक घुमंतू समुदाय है। एक गाना है ना, आ ओ आरे मेरे बंजारे, ओ आरे मोरे बंजारे, ये एक गाना था। तो ये बंजारा वही है। मतलब बंजारा जो है वो खासकर राजस्थान का एक ऐसा समुदाय है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक इन्हीं खानाबदोश लोगों की तरह अपना जीवन चलाता था। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी और खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। याद रखिएगा, एक नंबर का प्रश्न यहाँ से फिर से आपके लिए हो गया। मैं आपसे कभी भी ये प्रश्न पूछ सकता हूं कि ये जो बंजारे लोग थे, ये सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी तो थे ही, खानाबदोश भी थे। इनका जो कारवा था, मतलब इनका जो झुंड था, इनका जो भीड़ था, इनके जो ग्रुप थे, इनके जो समुदाय थे, उनको हम टांडा के नाम से जानते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही उपयोग करते थे नगर से बाजारों तक अनाज को ले जाने के लिए। याद रखिएगा, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने पढ़ा है इससे पहले के चैप्टर में। तो ये जो राजा था, ये जो सुल्तान था, इन्हीं बंजारों के माध्यम से अनाजों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का काम करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने स्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। देखिए, बादशाह जहांगीर के पुस्तक में भी ये लिखा हुआ है। ये जो बंजारे हुआ करते थे, ये जो खानाबदोश लोग हुआ करते थे, ये अनाजों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाकर, शहरों में ले जाकर बेचने का भी काम करते थे। सैन्य अभियानों के दौरान जब सैनिकों का युद्ध होता था, उस समय भी मुगल सेना के लिए, इस्लाम के सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम यही करते थे। सैनिकों तक भोजन पहुंचाने का, रसद पहुंचाने का, खाना पहुंचाने का काम इन्हीं बंजारे और खानाबदोश लोगों के माध्यम से करवाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। देखिए, अब आप गौर कीजिए, जब हमारा भारत आजाद हुआ था, जब हमारा भारत 1947 में आजाद हुआ था, तो क्या उस समय कोई ऑनलाइन पढ़ाता था? नहीं पढ़ाता था ना। आज के समय में देखो, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, आप भारत के अलग अलग कोने से हो सकते हो, कहीं से भी हो सकते हो। आपको हमारी वीडियो बड़े ही आसानी से मिल जाता है यदि आप हमारे सब्सक्राइबर हो तो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता होगा। आप कहीं के भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर इंटरेस्टेड हो हमारे वीडियोज में, तो आपको ये वीडियो आसानी से मिल जाएगा। लेकिन आजादी के समय में क्या ऐसी फैसिलिटी थी? किसी ने सोचा था कि नाई घर तक आएगा, सब्जियां घर तक पहुंचाई जाएगी? तो
ये कितनी हमने तरक्की कर ली है। ये तरक्की एक साथ तो नहीं हो गया ना, ये तरक्की समय के अंतराल पे हुआ है। जैसे जैसे हमारे समाज में इन चीजों की आवश्यकता होती गई, हमने इन चीजों के अंदर तरक्की कर ली। और फिर क्या हुआ, जब समाज के लोगों को, अच्छा मेरी जाति क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किस जाति से हैं, हमारा कौन सा धर्म है इससे भी फर्क नहीं पड़ता, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या हमारा स्किल्स है, हम अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि हमारे पापा को टीचर ही होना चाहिए, या फिर हमारा जन्म जो है वो किसी ब्राह्मण परिवार में होना चाहिए, या फिर हम हिंदू धर्म के ही हो। खान सर भी तो बढ़िया पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके द्वारा हजारों हजार बच्चे, लाखों बच्चे कितने खुशी खुशी पढ़ाई करते हैं। तो इसके लिए कोई धर्म जाति की जरूरत नहीं है, आपके अंदर स्किल्स और कौशल होना चाहिए। तो जैसे जैसे हमारी समाज की जरूरतें बढ़ी है, वैसे वैसे यहाँ पे हमारा स्किल्स भी बढ़ता गया और लोग फिर छोटे छोटे वर्णों में, छोटी छोटी जातियों में उभरने लगे। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा, ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई और दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। जब समाज अग्रसर होने लगा, स्किल्स आने लगे, कौशल आने लगे, नए नए ज्ञान आने लगी, नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी, इसके बाद ये लोग अलग अलग जातियों में विभाजित होने लगे। उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। हाँ, इन्हें जातियों का दर्जा ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया, जिनको जो काम आता था। अब देखिए, मैं यहाँ पे कुछ जातियों के बारे में बताऊंगा, आपका ये जो प्रॉब्लम होगा ना ये जातियों वाला, वो मैं आपका यहाँ पे कंसेप्ट दूर कर देता हूं। जैसे जिस व्यक्ति को शिल्पी का कार मतलब कि डिजाइन करने आता था, चीजों को बनाने आता था, उसे सोनार बना दिया गया। सोनार मतलब वही जो सोने चांदी का काम करता है। जिसे लोहा का काम आता था उसे लोहार बना दिया गया, जिसे लकड़ी का काम आता था उसे बढ़ई बना दिया गया। ये धीरे धीरे आगे जाके जातियों में बदल गए, इनकी अपनी अपनी एक जाति हो गई। और राज मिस्त्री जिसे मतलब घर वर बनाने आता था, तो ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दिया गया। ध्यान से समझिएगा, ब्राह्मणों द्वारा इनके उपजातियों को एक जाति के रूप में बना दिया गया। जो मछली वगैरह का काम करता था उसे मलाह बना दिया गया, जो दूध वगैरह का काम करता था उसे यादव मतलब कि ग्वाला बना दिया गया, या फिर इसे ग्वार भी कहते हैं। जिसके पास जमीन था बहुत ज्यादा उसे भूमिहार बना दिया गया, जो लड़ाइयों में एक्सपर्ट था उसे राजपूत बना दिया गया। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं जातियों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अधिकारियों द्वारा दो इमारतों का निर्माण हुआ। देखिए, अधिकारियों द्वारा दो इमारतों का निर्माण हुआ, ये ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि इस चैप्टर से ये प्रश्न आने की संभावना आपके लिए बहुत ज्यादा रहेगी। 4 नंबर 5 नंबर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, और ये 8वीं क्लास के बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके सिलेबस में भी ये पॉइंट जोड़ा गया है। और थोड़ी सी बातें 6 क्लास के बच्चों को भी जानना है, क्योंकि 6 क्लास की भी शुरुआत यहीं से होती है। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच, ध्यान से समझिएगा, 8वीं और 18वीं बीच में 10 शताब्दी का मतलब अंतराल है। राजाओं और उनके अधिकारियों द्वारा दो तरह की इमारतों का निर्माण हुआ। ध्यान से समझिएगा, 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजा और उनके मंत्री हो गए, सेनापति हो गए, या कोई बड़ी तबके के ऑफिसर हो गए, उनके द्वारा मुख्य रूप से दो तरह के इमारतों का, बिल्डिंग्स का निर्माण किया गया। अब वो कौन कौन सी इमारत थे? पहला इमारत तो था, पहली तरह की इमारतें जो हैं, जो पहले तरह की इमारत है, उसे हम सुरक्षित और संरक्षित इमारत के नाम से भी जानते हैं। ये इमारतें इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम फरमाने की भव्य जगह थी। जैसे कि बड़े बड़े किले हो गए, बड़े बड़े महल हो गए, बड़े बड़े मकबरे हो गए। जैसे लाल किला, लाल किला क्या था? लाल किला में तो अभी तो चलो आप लोग घूमने भी जा सकते हो, बहुत बार घूमने भी गए होगे अगर दिल्ली में रहते हो तो। मैं दिल्ली में रहता हूं तो लाल किला बार बार तो मुझे कहाँ घूमने जाना है, तो दिल्ली में चलो लाल किला घूम लेते हैं, अक्षरधाम घूम लेते हैं, इंडिया गेट घूम लेते हैं, लोटस टेम्पल घूम लेते हैं, कोई मंदिर घूम लेते हैं। तो यही सब घूमने की चीजें हैं। यहाँ पे तो कोई बढ़िया सा मतलब बहुत अच्छा सा नेचर से जुड़ा हुआ चीज नहीं है। तो नेचर से जुड़े हुए चीजों के लिए मैं चला जाता हूँ उत्तराखंड, मैं चला जाता हूँ हरिद्वार, मैं चला जाता हूँ राजस्थान। यहाँ जाने से आपको ना एक फील आएगा नेचर से जुड़ा हुआ। हाँ, हरियाणा गुड़गांव में ही है, दिल्ली में नहीं है भाई, दिल्ली में ये सारी चीजें नहीं है, दिल्ली में इन सब चीजों का अभाव है। आप लाल किला घूम लो, इंडिया गेट घूम लो, अक्षरधाम घूम लो, इन सब जगहों पे आप घूम सकते हो। तो ये दिल्ली का जो लाल किला है,
ये भी भव्य है ना, इसमें राजा लोग रहते थे। और दूसरी तरह की इमारतें जो है वो जनता के उपयोग के लिए बनाई गई थी, मतलब आम जनता के उपयोग के लिए जो इमारतें बनाई गई वो दूसरी तरह की इमारतों में था। मैंने आपको बताया ना कि सुल्तान, राजा और उनके अधिकारियों द्वारा मुख्य रूप से दो तरह की बिल्डिंग्स बनाई गई, इमारतें बनाई गई। एक तो ऐसा था जिसमें राजा लोग रहते थे, आराम फरमाते थे, रानियां रहती थी, राजकुमार रहते थे। और दूसरे वो बिल्डिंग्स थे, वो इमारतें थे जिसमें आम इंसान, जनता रहते थे, जैसे कि मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, हौज हो गए, कुएं हो गया, सराय हो गया, बाजार हो गया। इन सभी चीजों का मतलब मुख्य रूप से दो तरह की इमारतें बनवाई गई। एक तो आराम फरमाने के लिए क्या था, किला था, महल था, मकबरे थे। और दूसरा इमारत जो था वो जनता के उपयोग के लिए बनाया गया या जनता के लिए बनाया गया, तो मंदिर बनाया गया, मस्जिद। अब जैसे राजा हुआ करते थे, हिंदू राजा तो मंदिर बनाओ, इस्लामिक राजा तो मस्जिद बनाओ, हौज बनाओ, कुएं बनाओ, सराय बनाओ, बाजार बनाओ। सराय वगैरह वही हो गया जहां पे लोग ठहरते थे, बाजार मतलब वही हो गया जहां पे लोग व्यापार करते थे, मार्केटिंग करते थे। तो ये सारी पॉइंट्स थे। अधिकारियों द्वारा दो इमारतों का निर्माण हुआ और दोनों इमारतों के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, राजा से यह उम्मीद की जाती थी कि वह अपनी प्रजा का देखभाल करेगा, चाहे राजा कोई सा भी हो, चाहे वो इस्लाम का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, पर्शियन हो, अफगानी हो, ईरानी हो, कोई भी हो। राजा से उम्मीद यही किया जाता था कि राजा अपनी प्रजा को, अपनी जनता का देखभाल सही तरीके से करेगा। प्रजा की उम्मीदों पर खरा उतरने के ख्याल से राजा ऐसी इमारतें बनवाते थे जिससे उनकी प्रजा उनके लिए खुश रहे। व्यापारी और अन्य लोग भी इस तरह के इमारतों को उस समय बनवाते थे। मैंने आपको दो तरह की इमारतों के बारे में तो बताया। तो राजा तो बनवाता ही था, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े उस समय के व्यापारी भी हुआ करते थे जो इन तरह के इमारतों का निर्माण किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। अब इससे आप क्या समझते हैं? एक छोटे घर की छत बनाने के लिए साहतीरों या पत्थर की पट्टियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जब एक विशाल सुपर स्ट्रक्चर बनाना हो, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना हो, तो साहतीरों से काम नहीं चलता है। मैं आपको साहतीरों को समझाता हूं कि ये होता क्या है। देखिए, पहले आपको शायद याद हो तो, अगर अभी भी पुराने घर में आपने देखा होगा कि लकड़ियों के मोटे मोटे खंभों के ऊपर एल्वेस्टस या छत ढाला जाता था, या फिर स्टील के बड़े बड़े टीनों को डाला जाता था। तो ये जो बड़े बड़े मोटे मोटे लकड़ियों के टुकड़े होते थे ना, इसे हम साहतीर कहते हैं। तो छोटे घर बनाने के लिए, स्मॉल साइज के बिल्डिंग बनाने के लिए तो इन साहतीरों से काम चल जाता है। लेकिन जब बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना है, किला बनाना है, भवन बनाना है, मकबरा बनाना है, तो ये साहतीरों से काम नहीं चलता था। उसके लिए अनुप्रस्थ टोट निर्माण किया जाता था। इस शैली में दो खड़े खंभों के आर पार एक साहतीर को लिटा कर रखा जाता है, मतलब दो खंभों के बीच में एक साहतीर को लिटा दिया जाता था और उस साहतीर के ऊपर छत, दरवाजे या खिड़कियां बनाई जाती थी। याद रखिएगा, ये पहला पॉइंट था। दूसरा है चापाकार। तो देखिए, वास्तुशिल्प के इस शैली में दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार मोहराबों मतलब ऑर्च पर डाला जाता था। मोहराब भी ऐसे ही पिलर हुआ करते थे। और 12वीं शताब्दी में, याद रखिएगा, 12वीं शताब्दी में भारत में इस शैली का इस्तेमाल की शुरुआत हुई थी। ये जो साहतीर है या मोहराब है या आर्च है, जिसके ऊपर बड़े बड़े सुपर स्ट्रक्चर, जैसे आज के मॉल वगैरह सब बनाने में 8 फ्लोर, 10 फ्लोर, 20 फ्लोर बनाने के लिए कितना बड़ा बड़ा पिलर का उपयोग होता है। आपने कभी मेट्रो का पिलर वगैरह देखा होगा, कितना मोटा मोटा होता है। ऐसे ही उस समय बड़े बड़े सुपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए इन्हीं तरह के आर्च का उपयोग किया जाता है। और 12वीं शताब्दी में भारत में पहली बार इस तरह के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना शुरू किया गया था। इस दौरान निर्माण कार्य में चूना पत्थर और सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। ऐसे बिल्डिंग्स बनाने के लिए उस समय चूना पत्थर का उपयोग बढ़ गया। सीमेंट में पत्थर के टुकड़ों को मिलाने से कंक्रीट बनती थी और कंक्रीट के इस्तेमाल से विशाल ढांचों का निर्माण तेज और सरल हो गया। जब कंक्रीट इनके पास आ गया, जब इनके पास चिपकाने के लिए चूना पत्थर आ गया, फिर ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग, मजबूत बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह के सुपर स्ट्रक्चर ढांचा जो था, जो बिल्डिंग्स थी या बड़े बड़े
किला था, इन सब का उपयोग बढ़ गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मंदिर, मस्जिद और हौज का निर्माण। देखिए पहले के स्लाइड में मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कैसे उस समय किन किन चीजों का निर्माण किया जाता था। तो यहाँ पे देखिए किलों का निर्माण होता था, महलों का निर्माण होता था, मकबरों का निर्माण होता था, मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय और बाजार। लेकिन ये दूसरी तरह की बिल्डिंग थी, ये जनता के लिए बनवाया जाता था। और जो पहले तरह की थी ये सिर्फ और सिर्फ उस समय के राजा के लिए बनवाया जाता था। तो अब हम बात यही करेंगे कि मंदिर, मस्जिद और हौज का निर्माण कैसा होता था। तो मंदिर और मस्जिद जो था वो उपासना का स्थल हुआ करता था। उपासना मतलब पूजा पाठ का। मंदिर और मस्जिद में जाके कोई सोता थोड़ी ना है, वहां पे तो जाके आपको अपने आराध्य की, जिसकी भी अल्लाह की करते हो तो अल्लाह की पूजा करो, भोले बाबा की करते हो तो भोले बाबा की करो। तो मंदिर और मस्जिद में अक्सर लोग जाके पूजा पाठ ही करते थे, इसीलिए इसका निर्माण बड़े सुंदर तरीके से किया जाता था। उस समय का जो राजा होता था या व्यापारी होता था, वो चाहे मंदिर बनवाए या मस्जिद बनवाए, उसको बहुत ही अच्छे से बनवाता था। उपासना का ये स्थल मतलब पूजा पाठ करने का ये जगह अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव और भक्ति भाव को प्रदर्शन करता था। मतलब बताता था कि हमारी अपनी ईश्वर के प्रति या हमारे अपने अल्लाह के प्रति किस तरह की भक्ति है, ये सभी चीजें वहां पे बताई जाती थी। सभी विशाल मंदिर राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। जितने भी विशाल मंदिर हुआ करता था, जितने भी बड़े बड़े मंदिर हुआ करते थे, वो सभी राजाओं के द्वारा बनवाया जाता था। मंदिर में लघु देवता, शासक के सहयोगियों, अधीनस्थों के देवी देवता भी हुआ करते थे। इस तरह के मंदिर में जो शासक होते थे और उनके सहयोगी होते थे, उनके द्वारा बनाए गए संसार का एक लघु रूप बन जाता था। मतलब मंदिर में यह दिखाया जाता था कि किस शासक ने, किस राजा ने किस तरह से अपने राज्यों का निर्माण किया था, उसकी एक झलक उस मंदिर में आपको देखने को मिल जाती थी। राजा राजदेव ने राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। राजा और भगवान दोनों के नाम मिलते जुलते हैं। देखिए राजा और राजेश्वर दोनों नाम मिलते जुलते हैं। इसका मतलब यह है कि राजा को यह नाम शुभ लगता था। हालांकि ये बात भी सही है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उस समय के जो राजा हुआ करते थे वो अपने आप को भगवान की तरह ट्रीट करते थे। उनको ऐसा लगता था कि मैं भी भगवान हूं, मैं थोड़ा सबसे अलग हूं क्योंकि मुझे ईश्वर ने राजा के रूप में बनाया है। तो जनता से वो ख्वाहिश रखते थे कि उनको ईश्वर की तरह ट्रीट किया जाए। राजा अपने आप को भगवान के रूप में दिखाना चाहता होगा। देखिए मैंने अभी आपको यही बताया कि राजा जो था वो अपने आप को अन्य आदमियों से अलग एक ईश्वर की तरह, एक भगवान की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश करता था। मुसलमान सुल्तान और बादशाह जो होते थे वो खुद को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, लेकिन फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान को अल्लाह की परछाई के रूप में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि मुसलमान सुल्तान जो हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, या जो बादशाह था, वो खुद को भगवान का अवतार नहीं बताता था कि मैं भगवान ही हूँ, मुझसे आशीर्वाद लो, मेरी इज्जत करो, पूजा पाठ करो, मेरा ही मंदिर बनवा दो, मेरी ही पूजा पाठ करो, ऐसा नहीं करते थे। लेकिन पारसी दरबारी जो थे वो इतिहास के बारे में, मतलब जो उन्होंने इतिहास में जानकारी दिया है, उसमें उन्हें सुल्तान को मतलब इस्लाम धर्म के राजा को अल्लाह की परछाई के रूप में दिखाया, मतलब कि भगवान से कंपेयर किया है, भगवान की तरह बताया है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से यह मालूम होता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक के रूप में इसलिए चुना था क्योंकि उसमें मूसा और सुलेमान के गुण मौजूद थे। देखिए अब यहाँ पे एक मतलब कि लिखा हुआ है अभिलेख, एक लेख लिखा गया है जिसमें यह लिखा गया है कि उस समय के जो शासक थे अलाउद्दीन, उनको शासक के रूप में इसलिए चुना गया था क्योंकि उनके अंदर मूसा और सुलेमान के गुण मौजूद थे, क्वालिटी मौजूद थी। मूसा और सुलेमान अतीत के महान विधिकर्ताओं में गिने जाते थे, मतलब अपने धर्म के लिए बुद्धिजीवी लोग थे, ये ज्ञानी लोग थे, और इन दोनों का ज्ञान यहाँ पे अलाउद्दीन के अंदर था। इस अभिलेख में यही पता चलता है, जो दरबारी लोग थे वो छाप दिए होंगे कि हाँ भाई तो भगवान के रूप है, इनके अंदर तो वो गुण है जो मूसा के पास है, जो सुलेमान के पास है, इसलिए ईश्वर ने, अल्लाह ने इन्हें राजा के रूप में चुना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। अब देखिए यह एक बहुत ही विवादास्पद टॉपिक है कि उस समय हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों को क्यों तोड़ा गया।
मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? तो देखिए, राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा को प्रदर्शन करने के लिए बनवाते थे। उस समय के जितने भी राजा थे, वो मंदिरों का निर्माण इसलिए करवाते थे ताकि वो अपनी शक्ति को दिखा सके, अपने धन संपदा को दिखा सके कि हमने इतने बड़े मंदिर का निर्माण किया, और ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति अपनी निष्ठा को दिखा सके। देखिए, ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया, तो प्रायः ऐसी इमारतों को निशाना साधा जाता था जिसपे राजा साड्यन, राजा श्रीमर शिवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम, जो 1831 से 1851 में थे, उनको पराजित किया। पहले क्या लगता था कि राजा जितना भी खजाना है ना, जितना भी पैसा है ना, सब मंदिरों में छुपाते थे, और बात सही भी है। कई सारे ऐसे मंदिर हैं जिसमें गुप्त द्वार होते थे, खजाने होते थे, जिसमें बहुत सारे सोने चांदी भरे हुए थे। तो ये भी मंदिर तोड़ने का एक कारण होता था कि जो भी दुश्मन राजा होता था या आक्रमण करने वाला राजा होता था, वो जाता था, सबसे पहले मंदिर पे अटैक करता था, क्योंकि उसको पता था कि राजा जितना भी खजाना है वो यही छुपाया होगा। तो इसी कारण से बहुत सारे मंदिर को तोड़ा गया। बौद्ध भिक्षु जो थे और इतिहासकार, धम्म कृति में लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया, लूट लिया। रत्न महल में रखी स्वर्ण से बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, और इन सभी को उसने जब्त कर लिया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सांडियन राजा श्रीमर शिवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहां से इन सारी चीजों को उठाकर अपने यहाँ ले आए। तो स्वाभाविक सी बात है, हर राजा को पता था कि भाई खजाना कहाँ छुपा है, तो मंदिर में। तो अब जब पता है कि चीजें मंदिर में छुपी है, तो वो मस्जिद में जाके क्या करेगा? मंदिरों को ही लूटने आया था भाई। मंदिरों में से तो तोड़ के ही निकालना पड़ेगा, गुप्त द्वार खोजना पड़ेगा, बम मारना पड़ेगा, सेनाओं का आक्रमण करवाना पड़ेगा, तब जाके सोना चांदी को लूट के लाया जाता था। सिंगली शासक के आत्म सम्मान में, कहिए आत्म अभिमान में, इसका बहुत आघात लगा। सिंगली शासक का मतलब समझिए कि जो श्रीलंका के मूल शासक थे, उसी को हम सिंगली शासक कहते हैं। उनको धक्का लगा कि भाई मेरे यहाँ आके मुझे लूट के चले गए, उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। उसका बदला लेने के बारे में उन्होंने सोचा। अगले सिंगली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया, और बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। वहां से जो पांड्यों ने इनके मूर्ति, इनके स्वर्ण, इनके हीरे जवाहरात को उठा के अपने यहाँ ले आए, तो जब वहां पे शासक बदला तो उन्होंने फिर से मदुरई पे आक्रमण किया और अपने इन खोई चीजों को ढूंढने का प्रयास किया। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं को इसमें भर दिया। उन्होंने क्या किया, जितने भी उन्होंने राजाओं को हराया था, तो उसे जितने भी उन्होंने स्वर्ण लिया या मूर्ति उठाया, जो महंगी चीजें था, उसको उसी मंदिर में रख दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थी। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पाटिका में एक गणेश मूर्ति, तथा दुर्गा जी की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों के प्राप्त में एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कालिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप वाला मूर्ति, तथा भैरवी की एक प्रतिमा, और बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति यहाँ पे प्राप्त की गई थी। ये जितने भी अलग अलग जगहों का नाम मैंने आपको बताया, यहाँ सभी अपने अपने संस्कृतियों के लिए फेमस है, और इन सभी जगहों से ये मूर्तियां जो हैं, यह दिखाता है कि उस समय कैसे मूर्तियों को और महंगी चीजों को, स्वर्ण को, जवाहरात को, हीरो को, मोती को, ये लोग मंदिरों के अंदर छुपा के गुप्त खजानाओं के अंदर रखते थे। पॉइंट हमारा कहता है बाग, मकबरे तथा किले। देखिए, मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर की बात कर लो, हुमायूं की बात कर लो, अकबर की बात कर लो, जहांगीर की बात कर लो, और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। ये लोग जो थे, उनका अपना व्यक्तिगत रुचि था, ये इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवारों से घिरे होते थे, चारों तरफ दीवारें हुआ करता था, उसके बीच में तरह तरह के फल फूल पौधे हुआ करते थे,
अक्सर ये बाग दीवारों से घिरा हुआ करता था और कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित हुआ करता था। यहाँ पे सिंचाई का भी पूरा प्रबंध हुआ करता था। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन अपनी ही लिखी गई, मतलब उनके अपनी आत्मकथा वाला जो पुस्तक है उसमें विस्तार से बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है क्षेत्र एवं समाज। 8वीं एवं 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई जाने लगी, क्योंकि चीजें अब आपस में एक दूसरे जगह तक फैल रही थी। तो जो चीजें हमें अच्छी लग रही थी हम अपना ले रहे थे, अडॉप्ट कर रहे थे। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंड जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव देखा गया है। मथुरा के निकट स्थित जो वृंदावन है, नाम सभी ने आपने सुना होगा, उसमें जो मंदिर है उसकी वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सिकरी के मुगल महलों से बहुत ज्यादा मिलता है। तो यही एडॉप्शन है, जब हमें चीजें कुछ अच्छी लगने लगे तो उसको हम एडॉप्ट कर लेते हैं, अपने में अंत मतलब ले लेते हैं, उसे हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह से आपने देखा जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में। ये क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 5 था जो यहाँ पे समाप्त हो गया। ये जनजातियां हो या खाना बदोश हो या एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में हो, तो ये इंपॉर्टेंट था। और खासकर जो हम क्लास 7th के बच्चों की बात करें उनके एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्लास 8 के बच्चे भी इसे पढ़ सकते हैं और क्लास 6 के भी पढ़ सकते हैं। ये कहीं ना कहीं इतिहास हो गया ना, ये आगे जा जाके आपके सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस में कन्वर्ट हो जाएगा और उस समय आपको समझ में नहीं आएगी चीजें अगर आपने अभी से पढ़ना नहीं शुरू किया तो आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।